हेलो, एक बार फिर से आप सभी का बायोलॉजी फाउंडेशन विद अपने क्लासेस में स्वागत है। हम लोग कल की क्लास में देखे थे इवोल्यूशन के बारे में जानने की कोशिश की थी कि इवोल्यूशन क्या होता है। हमने उसमें कुछ हेड्स बताए थे कि कहाँ से हमको इवोल्यूशन के बारे में जानना है और क्या क्या चीजें हमको इवोल्यूशन में पढ़ना है। तो आज हम पहले टॉपिक पे आते हैं और उस टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ की ओरिजिन कहाँ से हुई इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए बेटा शुरू में ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कुछ थियरीज दी गई और उस थियरी के आधार पर यह मालूम होता है कि किस प्रकार से पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, बाद में वो यूकैरियोटिक सेल्स में बदलते हैं, या कुछ आपकी जो चीजें होती हैं जैसे हम लोग पूछते हैं कि पहले मुर्गी आया अंडा। तो ये भी चीजें इस पोस्टुलेट से जो है पता चलेगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई। हम इसको सिद्ध करेंगे कि पहले अंडा आया फिर मुर्गी आई, पहले सेल का फॉर्मेशन हुआ तब एनिमल बॉडी बनी। उसी चीज को हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ में जानेंगे और इसके लिए क्या क्या थियरीज दी गई थी उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। एक एक करके उस थियरी के बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन सी थियरी दी गई थी। सबसे पहला था थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये हमारे गांव में बड़ी पुरानी और प्रचलित कथाएं हैं जिसको हम लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं कि भगवान ऑलमाइटी, भगवान ने ही हम लोगों को बनाया है, भगवान ने हमको जन्म दिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जैसे मुस्लिम की बात करते हैं तो उनकी जो बाइबल है गॉड क्रिएशंस के बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि गॉड ने ही हम लोग को बनाया है, गॉड क्रिएशन। अगर हम बात करते हैं किसकी, बाइबल की, तो बाइबल में ये बताया जाता है कि 7 दिनों में क्या हुआ, ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। 7 दिन में मानव बन गया, ह्यूमन बॉडी बन गई, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बताया गया कि एक मेल और एक फीमेल थे, जिसमें एडम मेल थे और ईव जो थे वो फीमेल थे। ठीक, इन्होंने एक बुराई की, बुराई के बाद इनके अंदर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और ह्यूमन बॉडी, उन्हीं की बुराइयों का यह नतीजा है कि हम लोगों ने बना या ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा बाइबल कहता है। और दूसरी तरीके से हमारा ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी की कहानी हम लोगों ने पढ़ाई है कि ब्रह्मा जी किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को क्रिएट किए हैं, कैसा बना है। लेकिन ये पोस्टुलेट बाद में क्रिटिसाइज किया गया और इसको नकार दिया गया। ठीक है, फिर आती है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। फिर आती है क्या, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन आती है। और तीसरी है थ्योरी ऑफ पांसपर्मस या कॉस्मोजोइक थ्योरी। या इसी को कहते हैं क्या, कॉस्मोजोइक। तो पहले हम लोग कॉस्मोजोइक थ्योरी के बारे में जानते हैं। कॉस्मोजोइक थ्योरी में क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ या जीवन का फॉर्मेशन हुआ वो आउटर सेल से हुआ। जो आउटर सेल थे एटमॉस्फेयर में वो क्या करते हैं, लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं और यही बाद में स्पोर्स बनाते हैं और उसी स्पोर्स से क्या होता है, सेल्स बनता है और सेल से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी बन जाती है। लेकिन इसको भी नकार दिया गया, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया और नकार दिया गया। फिर आती है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ में बताया जाता है कि जितने भी सेल्स या ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हुआ या लाइफ का फॉर्मेशन हुआ
वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से हुआ या नॉन लिविंग से लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। और इसी को आगे थोड़ा सा स्टडी किया गया, इसी पर आगे बढ़ा गया, जहां पे आगे चल के इसी पे स्टडी होगी। लाइफ कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Life comes from non-living organism या non-living mother cells। बाद में इसको भी क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया या अनएक्सेप्टेड किया गया। और इसको क्रिटिसाइज करने के लिए जो मुख्य रूप से 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था, उसमें थे रेडी, स्पॉन्जेली, स्पॉन्जेनी और लुईस पास्चर। ये 3 थे जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। और यही तीनों मिलके बाद में एक थियरी दिए, जिस थियरी का नाम था क्या, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। सारी थियरीज को आप लोग राइट डाउन करते चलेंगे, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज लेते चलेंगे कि यही जो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ को, और उन्हीं ने बाद में दिया कौन सी थियरी, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो मतलब कि पुराना सेल्स मतलब जनरेशन, कि मतलब ओल्ड सेल से नए सेल्स का फॉर्मेशन। मतलब इन्होंने क्या बताया कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, या नॉन लिविंग सेल से लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा थियरी ऑफ बायोजेनेसिस में बताया गया था, जिसमें आपका रेडी थे। लेकिन ये जो तीनों साइंटिस्ट थे, इनको बहुत समय लग जाता है इसको बताने में। रेडी ने 18वीं सेंचुरी में दिया, स्पॉन्जेली ने 19वीं सेंचुरी में दिया, स्पॉन्जेली ने 19वीं सेंचुरी में दिया, नहीं ये दिए थे 17th में, ये 18th में, और पास्चर जो थे, पास्चर ने दिया 19वीं सेंचुरी में। मतलब तीनों साइंटिस्ट को एक 100 वर्ष लग जाता है एक थियरी को देने में, इतना समय लग जाता है, इतना समय लग जाता है इसको देने में। मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से लगभग 4500 वर्ष पुराना है ये हमारा इतिहास, और 20 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ये जो हमारी पृथ्वी थी वो एक आग का धधकता हुआ गोला के समान था। उसमें क्या होते हैं, एक थर्मल एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ क्या होते हैं, गैसेस होते हैं चारों तरफ, क्लाउड ऑफ गैसेस। ये कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर क्या होता है, यहाँ पे थर्मल एक्सप्लोजन होता है। इस थर्मल एक्सप्लोजन में क्या होते हैं, कुछ इसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है, टेम्परेचर इसका कुछ घटता है। स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस था, फिर ये घटता है 100 डिग्री सेल्सियस से एबव आता है, फिर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे आता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है इसको हम लोग अभी जानते हैं आगे वाले लेक्चर में। तो ऐसा ही तीनों साइंटिस्टों ने बताया, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया था, लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक स्वान ने फ्लैक्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनका एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से नॉन लिविंग सेल से लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके लिए एक थियरी देते हैं, जिस थियरी का नाम है क्या, स्वान नेक राउंड बॉटम फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक राउंड बॉटम फ्लास्क एक्सपेरिमेंट।
पहले की बुक्स में था ये, एनसीईआरटी की बुक्स में इसका नाम तो दिया गया है लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया गया। लेकिन जो एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड की पहले बुक चलती थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की, जो बुक लिखा गया है किसके उसमें ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट था या कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया गया कि एक राउंड बॉटल लिया गया, एक राउंड बॉटल ले लिए, इस राउंड बॉटल में क्या किए, ब्रॉथ रख दिए, ब्रॉथ मीडियम था, इसको यहां पर रख दिया गया और इसको क्या किया, नीचे से हीट कर दिया। और इसमें क्या किए, श्वान नेक लाइक वो लगा देते हैं, श्वान नेक की तरह यहां पे टूल्स लगा देते हैं। ये श्वान नेक, ये फ्लास्क है श्वान नेक का। इसको हीट करने के पीछे इनका कारण क्या था, इसको हीट करने के पीछे था कि जो भी इसमें कंटेमिनेशन होंगे वो सभी किल हो जाएंगे, वो कंटेमिनेशन किल हो जाएंगे। इसके पीछे इनका यही लॉजिक था कि इन सबको किल कर दिया जाए, जो भी इसमें कंटेमिनेशन थे उसको किल कर दिया जाए। क्योंकि क्या होगा, एयर यहां से आएगा और एयर यहां से आते आते यहां कम पहुंच पाएगा, कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ऐसा देखते हैं कि यहां कोई भी फंगस या कंटेमिनेशन नहीं आता, यहां कोई भी फंगस या कंटेमिनेशन नहीं आता है। तो इसका मतलब कि यहां पे कोई भी लाइफ नहीं आती है। और बाद में ये क्या करते हैं, इसी श्वान नेक को कट कर देते हैं। जब इसको यहां से कट कर देते हैं तो देखते हैं कि ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आ गया। और जब डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं उसको, श्वान नेक वाले को। उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं आता, कोई लाइव बॉम्ब नहीं होता। इवन इसमें 3rd डे में ही ये देखते हैं कि यहाँ पे फंगस ग्रो हो जाता है, फंगस ग्रो कर जाता है, मतलब लाइफ फॉर्म। ठीक है, तो जो श्वान नेक था वो एयर फिल्टर का काम करता है, वो कंटेमिनेशन को नहीं आने देता है, जिसकी वजह से वहां पे लाइफ का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जबकि जब उसके श्वान नेक के फ्लास्क को कट कर देते हैं, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में वो आता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि लाइफ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे ये एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो हमारा लाइफ का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। फिर इसके बाद आता है मॉडर्न, ठीक, इसके बाद आता है मॉडर्न थ्योरी आती है। मॉडर्न थ्योरी आती है और मॉडर्न थ्योरी क्या बताती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मॉडर्न थ्योरी आती है जिसको बोला जाता है कीमोसिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न थियरी या कीमोसिंथेटिक थियरी क्या बताती है, एबायोजेनेसिस फर्स्ट। मतलब कि पहले क्या हुआ, नॉन लिविंग सेल्स आए, एबायोजेनेसिस फर्स्ट। ये लाइन आपको याद करना जरूरी है कि पहले एबायोजेनेसिस आया, फिर बायोजेनेसिस, इवोल्यूशन। ठीक है, एबायोजेनेसिस फर्स्ट का मतलब फ्रॉम नॉन लिविंग, मतलब कि पहले लाइन का फॉर्मेशन किससे हुआ, नॉन लिविंग सेल से हुआ। और फिर उसके बाद बायोजेनेसिस, इवोल्यूशन का मतलब कि प्री लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उससे क्या हुआ कि नए लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ।
ठीक है, मतलब कि ये जो थियरी मॉडर्न थियरी बताती है कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहले क्या हुआ, लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद बायोजेनेसिस आता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टेंट सेल से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। इसके लिए दो साइंटिस्ट होते हैं और वो दोनों साइंटिस्ट क्या करते हैं, बुक का पब्लिश करते हैं या इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। लगभग ये लोग हजारों वर्ष तक इस पे काम करते हैं, ओपेरिन और हॉल्डेन। ये दो साइंटिस्ट होते हैं, ओपेरिन एंड हॉल्डेन। ये दो साइंटिस्ट इस पे काम करते हैं। ओपेरिन की बुक होती है क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन की एक बुक है। ठीक है, ओपेरिन की बुक है। इसके बाद ओरिजिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होता है वो दिया था किन्होंने, डार्विन या लुईस पास्चर ने दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन की बुक है जिसमें इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट अपना दिया है कि किस तरीके से लाइफ का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से ये बनते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब ये ए बायोजेनेसिस की बायोजेनेसिस की ओरिजिन होती है तो सबसे पहले जो आता है वो आता है क्या, कि हमारी जो पृथ्वी रहती है, बेटा अभी हमने बताया कि हमारी जो पृथ्वी रहती है ये आग का एक धधकता हुआ गोले के समान होता है। ठीक है, मतलब जैसा आज के समय पे जैसा सन पे है उसी तरीके से अर्थ था, बहुत ही हीट रहता है इसमें। इस अर्थ के सरफेस पे लगभग 6000 टेम्परेचर होता है। ठीक, 6000 डिग्री के टेम्परेचर पे क्या होंगे कि सभी एटम्स सिंगल फॉर्म में होंगे, तो वो अपने एटॉमिक फॉर्म में होंगे, एटॉमिक कंडीशन में होंगे। ठीक है, उस समय टेम्परेचर कितना था, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब जो कार्बन होगा कार्बन के फॉर्म में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से ये अपने केवल एटम के फॉर्म में रहते हैं। जब टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा डाउन होता है तो ये किसमें आते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आते हैं कब, जब टेम्परेचर क्या होता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब अभी 100 से नीचे नहीं आया है। 100 डिग्री सेल्सियस से जब कम होता है तो ये अपने मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आते हैं, मतलब N2 H2, ठीक है, C2 या O2, इस फॉर्म में आना शुरू कर देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आना शुरू कर देते हैं जब टेम्परेचर इनका डाउन होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएंगे तो क्या करते हैं, आपस में ये जितने भी एटम्स थे ये दोनों रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके एक तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ओपेरिन और हॉल्डेन की थ्योरी की बात की जा रही है यहाँ। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ऑक्सीजन मिला और वाटर H2 मिला, ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, वाटर बना लिए। ठीक है, N2 मिला, नाइट्रोजन मिला, हाइड्रोजन मिला और ये मिलके अमोनिया बना ली। तो सबसे पहले ये दो बनता है, ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन इसी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पहला मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किसका किया गया, वाटर और अमोनिया का। लेकिन आपको ये चीज ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे क्या था, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से अबव थी। तो जब ये 100 डिग्री सेल्सियस से अबव थी तो ये वाटर के फॉर्म में नहीं होता है, ये वाटर के फॉर्म में नहीं होता, इवन ये किस फॉर्म में होगा, स्टीम के फॉर्म में होगा। ठीक है, यहीं पे फिर जैसे ऑक्सीजन और कार्बन मिले, O2+3 मिला, ये बना दिया CO2। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन मिला, ये बना दिए सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना दिए। ठीक है, इस तरीके से आपस में मिलते जाते हैं और इनका फॉर्मेशन होता जाता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगता है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो बनते हैं मॉलिक्यूल्स, इससे क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी अभी 6000 डिग्री सेल्सियस पे थी, अब उसके टेम्परेचर में धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा अर्थ था जो 6000 डिग्री सेल्सियस पे था, अब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस होना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, एटम बिकम रिड्यूसिंग।
मतलब अब हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर था वो धीरे धीरे रिड्यूस होना प्रारंभ कर दिया, तो एटम बिकम रिड्यूसिंग। ये रिड्यूसिंग कंडीशन में आते हैं और एटम यहाँ पे रिड्यूस करना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन होने लगेंगे। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे आपका मेथेन हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है, एल्कीन हो गया, अल्केन हो गया, अल्काइंस हो गया। इस तरीके से सिंपल मॉलिक्यूल का पहले फॉर्मेशन होना शुरू होता है, फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होगा कि जैसे जैसे क्या होता है बेटा कि इसका टेम्परेचर जो अर्थ होता है, इस अर्थ का जब टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर जब इसका डाउन होगा, टेम्परेचर जब डाउन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और कंडेंसेशन रिएक्शन से क्या होगा कि वाटर जो होगा ये क्लाउड का फॉर्मेशन करना शुरू हो जाएगा, ये क्लाउड के रूप में फॉर्मेशन लेना शुरू हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन होने लगेंगे। फिर यही क्लाउड क्या करता है बेटा, हैवी रेनफॉल करना शुरू कर देगा, यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगा और जब रेनफॉल होगा तो टेम्परेचर और डाउन होगा, फॉलिंग डाउन होता चला जाएगा, टेम्परेचर और कम होने लगेगा। और यही रेनफॉल क्या करते हैं, जब ये रेनफॉल होने लगता है तो इस रेनफॉल से क्या होंगे, सी, ओशियंस, इन सब का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब क्या हुआ कि वाटर क्लाउड से कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होने के बाद क्या हुआ, रेनफॉल हुआ, तो इस रेनफॉल से क्या होगा, सी का फॉर्मेशन होगा, ओशियन का फॉर्मेशन होगा। ठीक मतलब समुद्र बने, सागर बने। तो जो ये समुद्र या ओशन का फॉर्मेशन होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस से अबव है, तो ये सभी क्या होंगे, वेपर के फॉर्म में होते हैं, वेपर के फॉर्म में या गैसेस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इसी को मतलब इसमें कई सारे मिक्सचर्स होंगे, कई सारे मिक्सचर्स आपस में जो प्योर क्वालिटी में नहीं होते, कई सारे इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के होते हैं। तो ये एक पूरा सूप का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे सूप बनाते हैं हम लोग घर में, तो कई सारी चीजों को उसमें एक साथ मिला देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो स्टार्टिंग में सी या ओशन का फॉर्मेशन हुआ एक सूप के रूप में था, इसीलिए इसको हैल्डे ने अपने नाम से रख दिया, नाम इसका हैल्डेन सूप, हैल्डेन सूप इसका नाम रख दिया, या इसी को प्रीबायोटिक सूप के नाम से भी जाना जाता है, हैल्डेन सूप या प्रीबायोटिक सूप के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे अभी तक की जितनी प्रोसेसेस थी ये रिड्यूसिंग प्रोसेस चली, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का प्रोसेस चल रहा। ठीक है, इसके बाद जो अगला थियरी आता है या अगला एक्सपेरिमेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोबायोटिक्स। अगला जो थियरी आता है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, एटॉमिक से मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर से सिंपल इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। और ये जो प्रोटोबायोन्ट्स
प्रोटोबायंट्स होता है बेटा, इसी को बोलते हैं क्या, प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। प्रिकर्सर ऑफ लाइफ, यही लाइफ का प्रिकर्सर होता है या यहीं से लाइफ की ओरिजिन शुरू होती है। और इसी प्रोटोबायंट्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी प्रोटोबायंट्स को क्या करते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे क्वासरबेट्स, वेस्किल्स, माइक्रोस्फीयर्स, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको क्वासरबेट्स नाम किसने दिया, ओपेरिन ने दिया। वेस्किल्स नाम इसको डैनिली ने दिया, डैनिल ने दिया। माइक्रोस्पोर्स इसका नाम दिया सिडनी फॉक्स ने। तो ये जो ओपेरिन का बुक था बेटा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें पूरा डिटेल में लिखा था, तो बहुत कुछ चीजें यहां पर छूट गई हैं, ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको, या आपको अगर इसको देखना है तो इसको आप आगे पढ़ेंगे। तो इसी जो प्रोटोबायंट्स था बेटा, इसी प्रोटोबायंट से सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इससे, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और यही न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं, फर्स्ट साइन होते हैं किसके, लाइफ के। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं, लाइफ के फर्स्ट साइन होते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि क्या होता है, सी का फॉर्मेशन होता है, ओशन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सी या ओशन का फॉर्मेशन हो गया, तो सबसे पहले क्या होगा, सेल्स का फॉर्मेशन वहीं पे होता है, वाटर के अंदर ही होता है। तो सबसे पहले क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं। ठीक है, मतलब जो सी का फॉर्मेशन हुआ या ओशंस का फॉर्मेशन हुआ, उसी के अंदर सबसे पहले लाइफ की बिगिनिंग स्टार्ट होती है, या लाइफ का फॉर्मेशन शुरू होता है। ठीक है, लाइफ की बिगिनिंग वहीं पे शुरू होती है और वहीं से लाइफ का स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन वाटर, मतलब वाटर से सबसे पहले ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, लिया जाता है। और यहीं पे क्या होता है, सेल्स का फॉर्मेशन, सेल्स का फॉर्मेशन यहीं पे शुरू होता है। तो जो फर्स्ट सेल आता है बेटा, वो कौन सा आता है, प्रोकैरियोटिक। और इससे लगभग हजारों वर्ष बाद क्या आता है, यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन। तो देखो बेटा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका आती है, इसमें भी सबसे पहले कौन सी कोशिका आती है, वो होती है हेटेरोटॉपिक कोशिका। क्यों, क्योंकि इनको जो फूड मटेरियल मिलता है इनका। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे बेटा कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और वही प्रोकैरियोटिक सेल बाद में यूकैरियोटिक सेल्स बनाते हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है बेटा, ये क्या करता है, ये सेल्स क्या होगा, सी के अंदर रहेगा या पानी के अंदर रहेगा। ठीक है, जब ये पानी के अंदर होता है तो क्या करता है, ये जब ये पानी के अंदर होता है तो सबसे पहले क्या करेगा कि इसी पानी से क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लिए ऐसे कई सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स यहाँ पे बनते हैं, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। धीरे धीरे जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपना भोज्य पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फूड मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक हुए। फिर जब क्या होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक, तो ये क्या करेंगे कि एटमॉस्फेयर से या उसी सी समुद्र के अंदर से ही क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लेना शुरू कर देंगे। मतलब अगर चेंजेस हम बॉडी के अंदर नहीं लाते तो हम तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर परिवर्तन ले आते हैं, और परिवर्तन लाने के बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं तो इनऑर्गेनिक को लेंगे, और यही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। यही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में कन्वर्ट हो गए, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे फिर बेटा, ऑटोट्रॉपिक। ये ऑटोट्रॉपिक हुए, ठीक है। तो ये कर क्या रहे हैं, ये यहां इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस ऑटोट्रॉपिक मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक मॉलिक्यूल्स या कीमो ऑटोट्रॉपिक सेल्स कहेंगे। जैसे आपका पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उसको कीमो ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुए। अब यही क्या करेंगे कि जब लाइट सोर्स का यहां पे यूटिलाइजेशन करने लगते हैं और लाइट सोर्स को एज ए एनर्जी सोर्स के रूप में लेना शुरू कर देते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है क्या बेटा, फोटो ऑटोट्रॉपिक। मतलब ये सेल्स हैं, यहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे एनर्जी कौन सी होती है, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जब इसको चेंज करते हैं तो ये भी ऑटोट्रॉपिक ही होंगे, लेकिन कौन से, फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक के रूप में होते हैं। और यहां पे जो क्लोरोफिल होता है उसको कहा जाता है क्या, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। यहां पे जो क्लोरोफिल होगा बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्यों, क्योंकि यहां पे H2O नहीं होता है क्लोरोफिल सोर्स में, उसकी जगह पे क्या होता है, H2S होता है। मतलब ऑक्सीजन अभी भी नहीं आया है, ऑक्सीजन का भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के फोटोसिंथेसिस को, यहां पे जो फोटोसिंथेसिस होगी उस फोटोसिंथेसिस को क्या कहेंगे बेटा, एनऑक्सीजनेस, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में यहां पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको क्या कहेंगे, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहेंगे। फिर क्या होगा कि यही फोटोसिंथेसिस जो हो रही थी, अभी सेल्स में क्या होगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होंगे लाइट सोर्स के प्रेजेंस में, और यहां पे जो सोर्स होगा फोटोसिंथेसिस का वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या होंगे, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और यहां पे जो ऑक्सीजन आएगा वो वाटर मॉलिक्यूल से आएगा, और यहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और ये क्या कहलाएंगे, ऑटोट्रॉपिक। अब यहां से क्या हुआ, यूकैरियोटिक कोशिका का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अभी तक का ये जो प्रोसेस चल रहा था, यहां से लेके ये पूरी जो प्रोसेस चल रही थी, ये पूरी जो प्रोसेस चल रही थी, ये पूरी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस थी बेटा, रिड्यूसिंग प्रोसेस। लेकिन अब जब ऑक्सीजन सोर्स यहां पे आ गया तो ये प्रोसेस क्या हो गई, आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस हो गया। मतलब एक क्वेश्चन है आपका सीबीएसई का एनसीईआरटी का कि अब क्यों प्री एग्जिस्टिंग सेल से लाइफ का फॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि अब क्या है, जो हमारा नेचर है वो रिड्यूसिंग फॉर्मेट का नहीं है,
अब वो ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस में चल रहा है, इसलिए प्री एग्जिस्टिंग सेल से लाइफ का फॉर्मेशन अब नहीं होता है। ठीक है, यहीं पे मिलर का एक्सपेरिमेंट बताया गया है कि किस तरीके से सबसे पहले लाइफ का फॉर्मेशन होता है। मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, आपके बुक में दिया है। उस मिलर एक्सपेरिमेंट को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। यूनेरी मिलर का एक्सपेरिमेंट था, आप ये बुक में देखेंगे, अपने जो एनसीईआरटी की बुक है, इस बुक को देखिए। इस बुक में दिया है, मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है। उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरीके से गैसेस का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और वो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या करते हैं, बाद में आपके लाइफ का फॉर्मेशन, सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स बनता है। उस प्रोकैरियोटिक सेल से फिर यूकैरियोटिक सेल्स बनता है। तो मिलर क्या करते हैं कि अपने लैब में, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल क्या करते हैं, स्पार्क या फ्लक्स जनरेट करते हैं। स्पार्क के माध्यम से वो टेम्परेचर देना चाहते हैं जो पृथ्वी का टेम्परेचर होता है, लगभग 6000 का डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना चाहते हैं। ये देखिए, इनका ये बॉइलिंग वाटर है, ये वैक्यूम पंप है, स्टीम यहाँ पे प्रोवाइड होती है। ये स्टीम लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्ज होते हैं, और ये स्पार्क जो होता है बेटा, ये स्पार्क लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मतलब इतना ज्यादा एनर्जी यहाँ पे जनरेट किया जाता है। ठीक है, फिर ये वाटर आउटलेट है, ये कंडेंसर उसको कूल करने का काम करता है। फिर ये वाटर ड्रॉप्स ट्यूब में यहाँ पे आते हैं। फिर ये लिक्विड वाटर यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर, और यहीं पे क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्मेशन होते हैं। तो ये जो सबसे पहले गैसेस आते हैं, ये देखिए CH4, ठीक, फिर आता है NH3, फिर आता है H2O, और फिर आता है H2। इसको याद करने का यही तरीका है आपका, यहाँ पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और फिर यहाँ वाटर है। ठीक है, 4 3 2 1 के रेशियो में ये आते हैं, और ये गैसेस पहले फॉर्म होते हैं। ये मिलर का एक्सपेरिमेंट है जो इस चीज को यहाँ पे क्लैरिफाई करता है कि पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन या वाटर वेपर्स या जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स थे, यहाँ पे गैसेस के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, और यही गैसेस आपस में मिलकर क्या करते हैं, क्लाउड को बनाते हैं। और उसी क्लाउड से क्या होता है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है, रेनफॉल से सी का फॉर्मेशन होता है, और सी के अंदर जो छोटे छोटे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबसे क्या होता है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है। वही सेल्स सबसे पहले प्रोकैरियोटिक फॉर्म में होते हैं, और वही प्रोकैरियोटिक सेल्स बाद में चल के यूकैरियोटिक कोशिका में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहीं से लाइफ का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप इस चीज के लिए आप अपने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे, एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है, और वो चीज को आप जानोगे। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी, अगली क्लास में हम एक बार फिर से मिलेंगे और उसको जानेंगे। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अपना अगला पॉइंट, इसी चैप्टर का इवोल्यूशन पार्ट्स का ये अगला पॉइंट है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थियरी। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी इसको सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से एक बार मिलेंगे एवोल्यूशन के टॉपिक से। आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।